चेष्टा बहुत अच्छी लगा कि वो आगे लेके गए। समझे? धन्यवाद। तो मैं तुमसे अपेक्षा करता हूँ कि अगर तुम अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, कहीं जाओ और तुम्हें मौका मिल जाए, मैं ये कह रहा तुम व्यवस्थित से बोलो, तुम्हें लगे कि हाँ यहाँ मुझे मौका है समझाने का, तो तुम बता दो कि मेरे पास हमारी लाइब्रेरी के फोटोज हैं, देखना चाहोगे आप? हाँ दिखाओ। तो देखो हमारी लाइब्रेरी में 63 सीट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइट है, पंखे हैं। तो हमारे यहाँ से तो रिजल्ट आना है, हम तो ग्रुप स्टडी करते हैं, हमारा तो पढ़ाइयाँ बहुत मजा आता है। समझ आता नहीं? इससे क्या है, जिन गाँवों में लाइब्रेरीज नहीं है वो मोटिवेट हो, उनको लगेगा यार बच्चे विचार कर रहे हैं और तुम्हें कहीं जाना भी नहीं, क्योंकि तुम अपने स्कूल तो जाना ही था ना, कि मामा के घर माने तो तुम्हें जाना तो जाना ही था। तुम ऐसा तो नहीं कि तुम किसी ग्राम पाठशाला का विचार प्रसार करने के लिए गए, जब हम गए हैं तो दो शब्द बोलने में कुछ परेशानी भी नहीं है। समझ बात नहीं है? ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। देखो मेरा छोटा सा परिचय है, बहुत बड़ा परिचय नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कर रखा है। एक्चुअली 2010 में कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में लगा था और अब उसी दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP में दिल्ली पुलिस। 2010 में कांस्टेबल से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी दिल्ली पुलिस में, और अब 12 तारीख में मेरे ACP फील्ड ट्रेनिंग के लिए मैं ज्वाइन करता रहा। ठीक है, जब मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करा था तो मैं केवल 12th क्लास पास था। 12th क्लास करने के बाद मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लिया। जैसे इन्होंने बताया कि फैमिली थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन वीक है और बहुत अच्छा पढ़ाई करना नहीं है, तो वो सारी परेशानियों से मैं भी होकर गुजरा हूँ। और लगभग जो गाँव देहात का बच्चे हैं उनमें से सब 50-60% परेशानियों से हम गुजरते हैं, तो हम होकर गुजरे हैं उनकी सब। तो बात ये है कि एक बच्चा जो केवल 12th क्लास करके और सारी पढ़ाई अपनी करस्पॉन्डेंस से करता है कि उसने ग्रेजुएशन करी करस्पॉन्डेंस से, कभी कॉलेज नहीं जाना हुआ, फिर वो कैसे ये सोच सकता है कि उसको UPSC क्वालिफाई, क्योंकि अगर UPSC के फील्ड में देखो तो एक्चुअल में तो ज़्यादातर IITian मिलेंगे, BTech मिलेंगे, CA मिलेंगे, MBBS मिलेंगे, फॉरेन से डिग्री लेकर आए हुए लोग। फिर एक कांस्टेबल है, कभी करस्पॉन्डेंस से सारी पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं, उसके बावजूद भी वो UPSC क्वालिफाई कर देता है। तो इसमें ना मैं बोलूँ तुमसे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं बहुत टैलेंटेड था, तो ये सच में काखंडता होगी पूरी तरीके से। मैं कहता हूँ पढ़ाई के अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले गए। केवल ये नहीं कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आई है, तुम पढ़ने में बहुत शानदार थे, जब भी तुम किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो। पढ़ाई में हो सकता है ये थोड़ा कम जानती हो, ये बहुत अच्छा जानती हो और वो मीडियम जानता हो, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इनके भी सफल होंगे, और संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इनके भी सफल होंगी, और संभावनाएं ये भी हैं ये गिर जाए ये सफल होगा। अब तुम क्या होगा सर ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा होनहार थे, फिर तुम इनको ऐसे क्यों कह रहे हो कि इनकी संभावनाएं नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है व्यक्ति को अपने जीवन यात्रा में भी और अपनी तैयारी के दौरान भी। और पढ़ाई के बारे में मतलब ये नहीं कह रहा तुमसे इतने घंटे पढ़ना वो पढ़ना वो पढ़ना, वो बात जब मैं तुमसे बातें करूँगा तुम मुझसे पूछोगे मैं वो चीज़ें जब बताऊँ। 2-4 चीज़ें हैं जो तुम्हें एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी है। जैसे पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो सहयोग की भावना। अब तुम क्या हो गया है भाई आए थे, पहली चीज़ बता रहे थे सहयोग की भावना ध्यान रखनी है। बताओ UPSC कैसे निकलेगा, मैं कैसे बताऊँ सहयोग की भावना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, किसी चीज़ में भी आप पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पे नहीं आती, जो हम पर नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दोस्तों पर आती हैं, हमारे टीचर्स पर आती हैं। अगर तुम्हारे अंदर सहयोग की भावना है अंदर से, तो तुम इजीली सहयोग मांग लोगे कि भाई मेरे को ना ये क्वेश्चन नहीं आता, ये पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता, आप मुझे ना ये चैप्टर या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करा। तो तुम्हारे अंदर सहयोग लेने की भावना भी थी, तो अंदर ये नहीं था कि यार मैं इससे भी पूछूँ, इससे अच्छे स्कूल में तो मैं पढ़ता हूँ, इससे तो मैं सीनियर हूँ, या इससे अच्छा तो मेरा मैथमेटिक्स आता है। भाई मैं मानता हूँ ऊपर आता है लेकिन पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता,
तो कामयाब होने के लिए पहली चीज़ ये है कि सहयोग लेने की भावना रखनी चाहिए और सहयोग देने की भी भावना रखनी चाहिए। मान लेते हैं मुझे लगता है कि इन पर क्या है, या मान लेते तुम पर जीएस का पर्टिकुलर सेक्शन तुम पर नहीं आता, मान लेते तुम पर जोग्राफी नहीं है, तुम पर इकोनॉमी नहीं है, और मुझे लगता है मेरी जोग्राफी और इकोनॉमी बहुत शानदार, और मुझे लगता है कि भाई का सिलेक्शन इसलिए रुक रहा है कि इन पर ये दोनों पोर्शन मिला। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद से प्रयास करके उनसे बोलूं कि मुझ पर जोग्राफी बहुत अच्छी आती है, तैयारी करें, उसके पैटर्न को समझिए, इसके सिलेबस देखिए, प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप। जो अंडर कॉन्फिडेंस भी ना हो, और कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें लगना चाहिए कि अगर मैं पूरी मेहनत करूँ तो क्वालिफाई समझ बात नहीं है। तो पहली चीज सहयोग की भावना रखनी है अपने अंदर, उससे क्या होगा, जो चाहे कमजोर है चाहे होनहार है वो सब तुम्हारे साथ में जुड़े, ठीक है। तो तुम अच्छी परसेंटेज नहीं, अच्छे तुम्हें लगेगा कि सब लोग तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं और सबका तुम कर रहे हो, तो वो अंतर खत्म हो जाएगा, परसेंटेज नहीं आई, थोड़ी नहीं है, वो तुमने खत्म कर दिया अपनी इक्वालिटी, सहयोग की भावना। सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हारे अंदर क्या होगा कि तुम उस पर्टिकुलर एग्जाम में पर्टिकुलर पैटर्न में टिके रहोगे। तुम कभी ये नहीं कहोगे यार इस बार तो 400 वैकेंसी आई, इस बार तो 100 ही आई, इस बार तो 1200 आ गई, तेरा तो इसलिए हो गया, तेरे समय में 6000 आई थी। तुम्हें अंदर से ये लगेगा नहीं यार मैं ठीक चल रहा हूँ, हो सकता है। तो दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस ध्यान रखना है, सॉरी पहला ध्यान रखना है सहयोग की भावना, और दूसरा ध्यान रखना है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तीसरी चीज़ देखो, सब तुम्हें बताएंगे कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, यार हार्ड वर्क बहुत अच्छी चीज़ है, स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के अंदर मुझे लगा सबको ही बताओ यहाँ पर। जैसे मान लो मुझे यूपीएससी की तैयारी है, या आपको मान लेते हैं एसएससी की तैयारी, या आपको मान लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी। तो एक तो तरीका ये है भाई तैयारी करनी है, बुक्स परचेज करके लेकर आ गए हम और सीधा अपनी तैयारी में लग गया, ये तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि सबसे पहले क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, मैंने दिल्ली पुलिस का सिलेबस डाउनलोड किया, पहले मैंने सिलेबस देखा, फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर या मैथमेटिक्स किस पर्टिकुलर चैप्टर सारा, फिर मैंने सिलेबस देखा, फिर उसके क्वेश्चंस पेपर देखे, फिर मैंने अपनी प्लानिंग बनाई कि इस क्वेश्चन को इतने समय में करूँगा, इस क्वेश्चन को इतने समय, इस क्वेश्चन को इतने समय। इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज निकालने लगा था, एग्जाम का मेरे कितने दिन है, मुझे कितना फोकस है। अब जो बच्चा इस तरीके से तैयारी करेगा, संभावनाएं ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा जल्दी से पढ़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक व्यक्ति के यहाँ 2 मजदूर काम करने के लिए आते हैं, तो एक मजदूर ऐसा था कि सुबह से शाम तक लगा रहता था, और एक दूसरा मजदूर था आता था 2 घंटे काम करता था चला जाता था, और 2 घंटे वाले को ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो एक दिन पूछा पहले वाले मजदूर मालिक से, मालिक मुझे एक चीज़ बताइए, मैं पूरे दिन काम करता हूँ और पूरे पसीने में नहा जाता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, अब पैसे ज़्यादा उसको देते हो कि वो 2 घंटे काम करके चला जाता है। उसने बोला मालिक ने देख तुम्हारा भी काम पेड़ को काटने का है और दूसरे का भी काम पेड़ को काटने का है। आप अपनी कुल्हाड़ी लाते हो जिसकी धार तेज नहीं है, कुटल हुए औरत की है कुल्हाड़ी, आप उसी कुल्हाड़ी से जिसकी धार तेज नहीं हो पूरे दिन सुबह से शाम तक लगे रहते हो, पेड़ काटे होते, उसकी कुल्हाड़ी की धार बहुत पैनी हो जाती है, वो 1.5 घंटे काम करता 4 पेड़ काट देगा। उसने बोला कि ज़्यादा मेहनत तू कर रहा है लेकिन रिजल्ट तो कम आ रहा है ना, दूसरा व्यक्ति मेहनत कम कर रहा है लेकिन रिजल्ट रहता है। मैं तुम लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि हार्ड वर्क पे बिलीव करो, स्मार्ट वर्क ज़्यादा रहता है। अगर तुमने हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपस में कॉम्बिनेशन बना दिया, जोड़ दिया, तो सफलता बहुत ईजी होती है। मान लेते हैं तुम्हारे पास स्मार्ट स्ट्रेटजी भी है, स्मार्ट तरीके से तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और हार्ड वर्क भी कर रहे हो, बहुत जल्दी सफलता शुरू होती है। समझ में आता नहीं, मैं तो समझा इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है तुम्हें। हमें तो मैं कहीं भी रहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर ना बच्चों की जो वरीज होती हैं
वो उन्हीं की ज़बान से सुनना अच्छा लगता है, और जब भी जवाब मिल जाए ज़्यादा बेहतर होता है। आपके मन में जो भी डाउट्स हों, तो मैं जो भी लगता हूँ कि यार हाँ कोई व्यक्ति आता तो शायद मैं ये चीज़ सोचता उससे, तो मैं आपके सामने रखूँगा। और ध्यान रखना है इस चीज़ का, उसमें हमें कोई शर्म नहीं करता, कोई भी शर्म नहीं कि सर सिलेक्शन ये नहीं हो रहा, सिलेक्शन वो नहीं हो रहा, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। जो भी तुम्हें लगता हो आप पूछना शुरू करो, बताओ आप। मैंने अपनी तैयारी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। फर्स्ट पार्ट बेसिक का था, सेकंड पार्ट एडवांस का था, और थर्ड पार्ट आंसर है। तीनों पार्ट्स आपस में जुड़े हुए थे। तो मेंस के लिए मैंने स्पेशल मतलब ऐसा नहीं करा था कि मैंने अलग से फोकस करा हो। जब मैं NCERTs पढ़ रहा था मेरे माइंड में जब भी मेंस था, और जब मैं एडवांस बुक्स पढ़ रहा था मेरे माइंड में जब भी मेंस था, और आंसर राइटिंग को मेंस तो अलग से तैयारी नहीं करनी है मेंस की। जब से तुम तैयारी शुरू करनी करो अपनी, जो भी NCERTs पढ़ो, एडवांस बुक्स पढ़ो आप, तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी जितनी ज़्यादा आपकी होगी उतना ही बेहतर तुम्हारा मेंस होगा। एक एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति से बोलूँ कि मेरे गांव के बारे में 100 शब्द बोलिए, मेरे गांव के बारे में, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति बोल पाएगा। रीज़न क्या है? तो मेरे गांव के बारे में पता ही नहीं है किसी को, मेरे गांव का नाम पता नहीं, किस डायरेक्शन में है, नहीं है ना पता। और मेरे जो वालिद है, मेरे जो फादर वो 5th स्टैंडर्ड तो पढ़े हुए। अब मेरे वालिद साहब से आप बोलो, मेरे फादर से कि मैं अपने वालिद साहब से बोलूँ कि मेरे गांव के बारे में 1000 शब्द बोलूँ, वो 1000 शब्द क्यों बोल रहे हैं? वो बता देंगे किस किस धर्म के लोग रहते हैं, किस किस कास्ट के लोग रहते हैं यहाँ पर, किन किन गाँवों से शादी ब्याह होते हैं, क्या पहनावा है लोगों का, कौन कौन सी फसलें होती हैं गाँव में, क्यों नहीं, किस किस कल्चर, किन किन फेस्टिवल को बनाया जाता है, कब कब मेले लगते हैं, बच्चों का क्या रुझान है, कौन कौन से स्कूल हैं गाँव में, बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, किस तरीके से जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? मेरे फादर को अपने गांव के बारे में नॉलेज है, क्लियरिटी है, उनके माइंड में कुछ है ही। तुम मेरे गांव के बारे में 100 शब्द नहीं बोल पाए, और मेरे फादर जो 5th स्टैंडर्ड की पढ़ रहे तो मेरे गांव के बारे में 1000 शब्द बोल रहे। मैं इसके लॉन्ग टर्म दिख रहा हूँ ये एक प्रिपरेशन या फिर दैनिक मैंने पेपर लिया, तो सर जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने कैसे किया? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, मतलब कि कई बार ना हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और अगर इंसान है तो आएंगे। देखो अगर इंसान है ना कोई, तो सुख दुख का एहसास उसको हमेशा होता है। मैं ये कहता हूँ मैं हमेशा रहता हूँ, हमेशा मस्त रहता हूँ, खुशी रहता हूँ। ऐसे लोग ना पाखंडी होते हैं। अगर इंसान हो तो तुम्हें दर्द भी होगा, तुम्हें खुशी भी होगी, तुम्हें गम भी होगा, तुम्हें चिंता भी होगी, जब तुम्हारे रिजल्ट नहीं आएंगे तो ऐसी आप में क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप ही यहाँ पर। सर सिंपल सा आंसर था कि सर मैंने अपनी लाइफ में बैलेंस बना, दूसरे बैलेंसिंग लाइफ नहीं बना, बैलेंस नहीं बना पाया। मैंने पूछा किसी का बैलेंस, मैंने सर 4 चीज़ों में बैलेंस, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रूटीन और रिस्पेक्ट। यही तो 4 चीज़ थी ना मेरे जीवन को प्रभावित कर रही है। इंशाल्लाह कुछ था तुम्हारे जीवन को 3 चीज़ प्रभावित कर रही होंगी, फैमिली, फ्रेंड्स और स्टडी। 3 चीज़ भी तो चल रहा होगा। अब तुम सोचो 3 पिलर हैं तुम्हारे पास, तुमने क्वेश्चन करा कि जब स्टडी में मान लेते हैं निगेटिव फोर्स हैं, क्वेश्चन में चले जाओ लगे कि अब नहीं होगा, तो बाकी 2 पिलर कौन से मिले? फैमिली और फ्रेंड्स। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने उनसे रिश्तों को कितना बेहतर से बना के रखा है। तीनों चीज़ में बैलेंस बनाना था। जो बैलेंस बना लेता है वो अधिक सफल हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ गैप बनाई तो सिलेक्शन को मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और ले भी गया तो फिर जीवन में बहुत ज़्यादा सफल नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स भी चल रही है, तुम्हारी फैमिली भी चल रही है, तुम तो सफल हो गई, सब छोड़। तो जब तुम पढ़ाई में बेहतर ना कर रहे हो तो तुम्हें लगे भाई बेहतर तो इन दोनों की हेल्प, इनसे केवल आते हैं उनको तुम कम फोकस करोगे, इससे क्या तुम्हारी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तुम्हारे सफल होने। समझ बताएंगे? बहुत एक बार बोला था, एक फेमस कोचिंग है यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो नहीं से आते हैं, तो उनके डायरेक्टर ने एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने बोला ज़्यादातर बच्चे इसलिए भी असफल हो रहे हैं, वो सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं। उनको लगता है यार इसमें मज़ा आ रहा है, मीशो पढ़ रहे हैं, मीशो ही पढ़ते रहें।
अब मिस वर्ल्ड में भी क्या करेंगे, खेल का पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, अपने इंटरेस्ट मत देखो, देखो तुम एग्जाम का क्या दूँ, उसके अनुसार अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। ध्यान रखना, अब मैं सफल हूँ, अब मैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ सकता हूँ, मुझे नोवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कह दूँ कि मैं थकने के बाद भी पढ़ता रहेगा, गलत चीज़ होगी, तुम्हारे लिए गलत मैसेज होगा। भाई जब तुम्हें थकावट महसूस हो और तुम्हें लगे तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा, उस समय तुम रेस्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है तुमको रेस्ट करने, क्योंकि तुम्हें पता है रेस्ट करने के बाद जब तुम बैठोगे पढ़ाई करने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। अगर बताइए वो बताइए सर आज जैसे आपने बताया कि आपका प्री मतलब ऑलमोस्ट टाइम क्वालिफाई करा, तो सर इसमें क्या मतलब स्पेसिफिक टेक्निक था जिससे मतलब ये क्वालिफाई? सेलेक्टिव अप्रोच थी, वो स्ट्रेटजी में बता दूँ, सेलेक्टिव अप्रोच थी। नहीं सर, इसमें ऐसा होता नहीं कि ट्रैक कर देते कि मतलब ऐसा लगता है कि सारे पॉइंट ही मिलते जुलते ही हैं, बट उसमें फंस जाते कि नहीं। उसके लिए जो है कि पूछना ये चाह रहे हैं कि यूपीएससी ना केवल नॉलेज के, अगर तुम ये सोचो कि नॉलेज के बेस पर केवल यूपीएससी क्वालिफाई हो, ऐसा नहीं होता है। नॉलेज के साथ लॉजिक की जरूरत होती है, जब नॉलेज के साथ तुम लॉजिक जोड़ देते हो ना, जब तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो तो लॉजिकल अप्रोच भी तुम्हें डेवलप करेंगे नॉलेज के।